तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो पहाड़ लो राजा, हम अभागे सवर्ण है मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। जो बड़ा पेमेंट ले रहा है वो बड़ा है, या जिसको साहित्य जगत रिकॉग्नाइज कर रहा है वो बड़ा है। सोच रहे थे जिसको अपना, इन सूखी आंखों का सपना, सोच रहे थे जिसको अपना, इन सूखी आंखों का सपना, अपने भाग्य लिखा कर आया, रोना गाना और सिसकना। अखिलेश यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा कि गौशाला से जो गोबर है उससे दुर्गंध आती है। इसको लेकर बड़ा बवाल मचा। सत्ता पक्ष के योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनकी टीम के प्रवक्ताओं ने जमकर हमला करना शुरू किया अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दिया। फिलहाल वो जिस कंटेस्ट में कह रहे थे उसमें वो भ्रष्टाचार के दुर्गंध की चर्चा कर रहे थे, जिन्हें लोगों ने गोबर के दुर्गंध और गाय के गोबर के दुर्गंध की चर्चा शुरू कर दी। इसको आप कैसे लेते हैं? क्या ऐसा बोलना चाहिए था अखिलेश यादव जी कि एक ऐसा साहित्यकार जो आइडियल हो समाज में और उसके बाद में जा करके ऐसे नारे लगाने वालों के समर्थन में बैठे? क्या अटपटा नहीं लगता आप? नेहा सिंह राठौर, उन्हें कवित्री तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो गीत गाया करती हैं, लोकगीत, और उसमें वो अक्सर हमले करती रहती हैं सरकारों पर, चाहे वो दिल्ली, और चुनाव आने से पहले उनका काबा जरूर आ जाता है, जिसके विरोध में अनामिका जैन अंबर भी अपना। दोनों साहित्यकार के अपने अपने विजन है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये युद्ध जब दरबारी और अनेक ऐसे अलंकारों से जब प्रस्तुत होना शुरू होता है कि जब दरबारी कवि की बात आ जाती है, तो दरबारी कवि की बात आ जाती है, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध उचित है? क्या आपको लगता है कि अब जो साहित्य का क्षेत्र है वहां भी तलवारें अब बड़ी तगड़े से निकल चुकी हैं, अब कोई भी किसी की बात बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं? अगर कुछ गलत हुआ तो अनामिका भी बोलेंगी, और अगर कुछ नहीं है और काबा काबा आया तो उसका जवाब भी अनामिका देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे जो युवा कवि हैं उनको मंच पर लाया जा सकता है और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि आए हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मैनेजमेंट गुरु के रूप में की। अच्छी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आप इस समय डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, और आपको बता दें कि आपने एमबीए किया, फिर मैनेजमेंट में ही आपने पीएचडी भी किया, एमफिल भी किया, और इतने विद्वान होने के बाद आपका मन भी कविताओं की तरफ चला गया। हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। आप हैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी, जो कि मूलतः लखीमपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ में आप रहते हैं और लखनऊ में एज अ प्रोफेसर आपका जॉब है, जो आप मैनेजमेंट के बच्चों को उनको संवारना, समझाना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी को कई लोग अपना आदर्श भी मानते हैं। उन्होंने नैतिक रूप से और लोगों को काफी सलाह दी। कई नए ऐसे युवा कवि हैं जिनको हमेशा वो उत्साहित करते रहते हैं, और स्वयं भी एक कवि हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी से। नमस्कार डॉक्टर सर्वेश। डॉक्टर सर्वेश, क्या आपने एमबीए किया, फिर आपने एमफिल किया, फिर आपने पीएचडी किया, और इतनी ज्ञान होने के बाद भी और एक मैनेजमेंट में आपने सारी चीजें किया, उसके बाद आप कविताओं की तरफ कैसे चले गए? ये एक बड़ा अजीब नहीं लगता कि एक मैनेजमेंट का व्यक्ति, एक व्यापारिक बुद्धि देने वाला, यानी लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाले, ऐसे युवाओं की फौज खड़ी करने वाला डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी अचानक कविता की तरफ कैसे मुड़ गए? दोनों बातें अलग अलग हैं। जब आपको कमाई करनी है तो आप, आजकल पढ़ाई का सिस्टम ये हो गया है कि आपको कौन सा कोर्स करना है ये देखा जाता है। आजकल तो ये भी चीजें आ गई हैं कि कौन सा जॉब अपॉर्चुनिस्टिक कोर्स है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बीएड करने लगते हैं तो हजारों लोग, लाखों लोग बीएड करने लगते हैं। विशिष्ट बीटीसी में वैकेंसी आती है तो सारे लोग विशिष्ट बीटीसी के लिए बीएड कोर्स करने लगते हैं। तो ये तो हो गया कमाई धमाई का तरीका। मैंने एमबीए किया या पीएचडी किया या और भी कोर्सेज किए, तो उसके साथ साथ क्या है, कमाने तो हम लगते हैं, लेकिन जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए।
जैसे बहुत अच्छा सवाल किया। कल मेरे को एक आदमी ने कहा, बहुत बड़ा आदमी है, उसने मेरे से कहा कि अगर आप ये कविता छोड़ दो तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे, आप सोच नहीं सकते हो आप कितनी दूर चले जाओगे। उनका ये था कि हम अपने कारोबार में फोकस करें। तो मैंने उनसे एक बहुत छोटा सा बड़ा मजेदार प्रश्न किया। मैंने कहा, आप ये बताओ, आप तो बहुत कमाते हो, आप जब तनाव में होते हो, परेशानी में होते हो, तो आप किसके पास आते हो? बोला, मैं आपके पास आता हूं। तो मैंने कहा, तो मेरे पास क्यों आते हो भाई? आपको तो आपने सीनियर आदमी के पास जाना चाहिए। आप 20 करोड़ कमाते हो, तो जो 30 करोड़ कमाता है उसके पास क्यों नहीं जाते आप? तो कहा, उसके पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा, हम टाइम निकाल के बैठे हुए हैं इसलिए, क्योंकि आप जैसे लोग फिर हमारे पास आएंगे तभी मजा आएगा। तो दोनों बातें अलग अलग है सब, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, क्या हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि मैनेजमेंट के दिशा में जाने के बाद डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी क्या बचपन से ही कवि बनना चाहते थे? क्या कविताओं के प्रति उनका रुझान था? देखिए, बचपन से कोई नहीं जानता है, वही लोग जानते हैं जो या तो जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, जिनके घर में कोई कवि है या कोई साहित्यकार है, उनके लिए तो सोच सकते हैं। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कभी ये। तो हमने कभी ऐसा कभी नहीं सोचा था, ये कोई प्री प्लान्ड कोई वो नहीं है, ये एक कोइंसिडेंट है, वो हो गया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्या हुआ कि चीजें ऐसे शुरू हुई कि मैं गांव से मैंने 10th पास किया, और जब गांव से मैंने 10th क्लास पास किया था, तो आप ये समझ लीजिए हमारे जिले में साइंस के 4 कॉलेज थे खाली, पूरे जनपद में। मैं बहुत पुराना आदमी नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए कितना बदलाव आ गया। 4 कॉलेज होते थे और एक महिला का कॉलेज होता था। जीजीआईसी लखीमपुर के अलावा, मैं कैमरे पे बता रहा हूं जिम्मेदारी से, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें लड़कियां पढ़ सकती थी, और उसमें 100-200 बच्चियों से ज्यादा तो पढ़ ही नहीं सकती थी। तो आप ये समझिए कि हम लोग इतने पिछड़े उससे हैं। आज भी हमारे यहाँ क्या है कि लखीमपुर से ये समझ लीजिए हमारा सबसे बड़ा जिला है, और वहां पे मतलब ये समझिए कि लखीमपुर हमारे यहाँ से लखनऊ पास में है, लखनऊ 125 किलोमीटर है, और जिला मुख्यालय से जो हमारा गांव है वो 134 किलोमीटर है। तो आप ये समझ लिए इतने बड़े जिले में, अब तो मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, 4 विद्यालय होते थे साइंस के। तो मैंने ये सोचा कि भाई साइंस साइड ही पढ़ना है। तो 10th के बाद में जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए आया, तो मैं लखीमपुर में आया। ये 96 की बात है। तो उसमें वहां पे क्या होता था, आज भी वो सिस्टम चल रहा है, गांव के 4-5 बच्चे एक साथ रूम लेके रहते हैं, कमरे लेके रहते हैं। तो मेरे भैया और उनके 2-4 दोस्त वो सब वहां रहते थे, तो मैं भी वहां पहुंच गया। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि मेला लगा हुआ था, दशहरा के मेला। दशहरा लखीमपुर का बहुत बड़ा मेला होता है, और जिन लोगों ने एक आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी ने उस पर अपने शोध में वो चर्चा भी करी मेरे से कि जो मतलब कवि सम्मेलन के ऐतिहासिक मंच हैं पूरे देश के, उनमें 4-5-10 मंचों में लखीमपुर का मंच है। 20,000 की भीड़ होती है वहां पे आज भी। तो ये लोग बोले कि वहां पे कवि सम्मेलन, भाई लोग भैया बड़े और उनके दोस्त लोग बोले कि आज कवि सम्मेलन है। तो मैं अलग अलग चीजें तो समझ रहा था, कवि भी समझ रहा था क्योंकि 10th पास कर गया था, सम्मेलन भी समझ रहा था, लेकिन जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता था तो नहीं समझ पा रहे थे कि जैसे छात्र इकट्ठे होंगे तो छात्र सम्मेलन होगा, और सब इकट्ठे होते हैं लोग, शिक्षक इकट्ठे हैं तो शिक्षक सम्मेलन, लेकिन ये कवि सम्मेलन कैसे होगा। तो ये मेरे दिमाग में एक बहुत कौतूहल का विषय था मेरे लिए कि ये कैसे कवि सम्मेलन कैसे होगा।
फिर धीरे 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 इन्होंने कहा तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है तैयार होते हैं। तो जब तैयार होके और मेले में पहुंचे तो मंच केवल दूर से दिख रहा था कि हाँ कुछ है, और उसपे जो कविता पढ़ रहे थे वो आदरणीय रमेश रंजन मिश्र जी थे, जो मेरे कविता के गुरु भी हुए। तो उनकी आवाज, इतनी शानदार आवाज, मंच का बहुत बड़ा नाम हुआ, अभी दिवंगत हो गए 2 वर्ष पहले। तो इतना बड़ा नाम और इतनी प्यारी आवाज कि आप मतलब पुराने लोग ये कहते थे कि बाजार में सब्जी खरीदने वाला आदमी रुक जाता था अगर बाजार में कवि सम्मेलन हो रहा हो। तो आप ये समझिए कि उनकी आवाज जैसे मैंने सुनी, मैंने कहा ये तो वाकई में देखने वाली चीज थी, और मैं जो है उसको देखने लगा। फिर वो कवि सम्मेलन में सुनने लगा, वहां से चेहरे किसी के नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो है सुनाई दे रहा था। तब से फिर बाद में ये है कि सबको सुनने लगे। तब तो 16-17 साल के थे, 4-5 वर्ष मैंने कविता सुनी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई में फंस गए कि भाई MBA करना है और चीजें करनी है और एजुकेशन लेनी है, उसमें चले गए। उसके बाद धीरे 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 जब फिर अपना काम धाम करने लगे तो लगा, कभी कभी ऐसा लगा कि एक घटना हो गई मेरे साथ। मेरी सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई, तो मैं सुन गुम सा रहने लगा। और फिर मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किए जो अननोन आदमी थे, नहीं तो जिससे मैं बात करता था वो कहता था अरे यार बहन के साथ क्या हो गया। तो मैं सोचता था कोई आदमी ऐसा मुझे मिले जो ये बात न करे। तो फिर मैं जब इधर आया तो एक मंचीय कवि हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताइए सर, एक रमेश रंजन मिश्र नाम से एक कवि थे, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो मंचों पे नहीं है। और चूंकि उस टाइम वो बहुत मस्त मौला थे, थोड़ी बहुत लेते होते भी थे, तो बहुत नशे में होते थे। गुरुदेव मेरे रहे, मेरे बहुत आत्मीय, मुझे बेटा मानते थे उन्हें। वो और उनका एक दोहा जो है उन्होंने मेरे लिए लिखा कि मेरे तो 2 पुत्र हैं, संजय और सर्वेश, अनुराधा पुत्री मिली, मेरा भाग्य विशेष। तो आदरणीय गुरुदेव जो है वो, उनकी मैं खोज में 1-2 कवियों से पूछा भाई, तो उन्होंने कहा यार वो भाई नहीं मंचों पे। तो मैंने सोचा, मैंने इमेजिन किया कि वो कहीं पिए नशे में बैठे होंगे, जब मैं उनसे मिलूंगा तो हो सकता है 2-4 गाली दे दें मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो धीरे 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 मैं लोगों से मैं पूछने लगा, लेकिन कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर आदरणीय विष्णु सक्सेना जी का एक कार्यक्रम था उन्नाव में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्नाव में मैं आ रहा हूं। तो मैं आप ये समझिए 2014 लास्ट की बात है, यहां से उन्नाव कवि सम्मेलन सुनने गया। अब तो 1-2 किलोमीटर पे भी जाने का मन नहीं होता, क्योंकि अब यूट्यूब पे सारी चीजें हो गई, तब इतना सुलभ भी नहीं थी। मन तो अभी भी होता, तब भी होता था। तो फिर मैं गया तो विष्णु जी ने मुझे देखा और आगे की तरफ इशारा किया कि आप जो है यहाँ के बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। उसमें बहुत बड़ा मंच था उन्नाव का, उसमें राहत इंदौरी जी थे और सब बड़े बड़े नाम थे, डॉक्टर शिवम अंबर जी संचालन कर रहे थे। तो उसमें मैंने जो है सडनली जो है उन्होंने आदरणीय शिवम जी ने जो है गुरु जी का नाम पुकारा कि बहुत दिनों से जो मंच से संन्यास ले चुके थे, आज रमेश रंजन मिश्र जी मंच में हैं और वो आएंगे। अरे मेरे लिए तो वो मतलब मैंने जैसे मुझे भगवान मिल गए हूं। तो मैंने कहा यार आज इनको पकड़ लेंगे, अब तो इनको जाने नहीं देंगे, अब तो हमको मतलब मेरी तपस्या पूरी हो गई। फिर जैसे ही वो मंच से नीचे उतरे, टॉयलेट गए थे पीछे और खड़े होकर बात करने लगे। एक चरण सिंह बशर जी हैं, शायद डिप्टी SP रहे, रिटायर हो गए, तो उनसे गुरुजी बात कर रहे थे। तो मुझे लगा यार ये पता नहीं कौन सरदार जी गुरुजी को घर लिए हैं, रंजन जी को, और नहीं तो मैं इनसे बात। तब तो जैसे चरण सिंह बसर जी ऊपर चले गए तो गुरुजी जब अकेले खड़े थे तो मैं दौड़ के गया और मैंने उनके पैर छुए और मैंने कहा कि मेरा नाम सर्वेश है, सर्वेश त्रिपाठी, मैं लखनऊ से हूँ और मैं आपके
दर्शन करना चाहता था, आज आप मिल गए तो मेरा सौभाग्य है। और मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाल के उनको दिया। मैं कॉलेज में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उन्होंने देखा, कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और कहा इस पे कॉल कर लेना। दूसरे दिन मैं आया और ऑफिस में बैठा हुआ था, तब तक एक कॉल आती है उधर से। तो उन्होंने कहा मैं रमेश रंजन मिश्र बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा गुरुजी आप, तब गुरुजी का मैं दादा कहता था, तो हमने कहा दादा आदेश किया। कहा यार तुमको आना हो तो आ जाओ, मैं ब्रज की रसोई में बैठा हुआ। तो मैं, मेरे को क्या है, उस टाइम तो मेरे पास कोई वाहन भी नहीं था। मैं तुरंत जो है ऑटो पकड़ के कैसे भी आधे घंटे में उनके पास पहुंच गया। मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी घटना थी कि इतने महान व्यक्ति ने मुझे कैसे याद किया। फिर मैं उनके साथ 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, एक किसी कार्यक्रम में उनको जाना था, तो मैं उनके साथ में गया। तो लगभग 3-4 महीने मैं उनके साथ बैठता रहा, शाम शाम को केवल बैठे रहते थे, बात करते रहते। और अगर कहीं वो जाते थे तो हम चले जाते थे सुनने। अभी उस विषय में कोई बात नहीं हुई कि मुझे भी कविता लिखनी है या मुझे सिखा दीजिए आप, या कैसे लिखते हैं लोग, कुछ नहीं। फिर एक कार्यक्रम था, तो उसमें कुंवर बेचैन जी आए हुए थे। तो कुंवर बेचैन जी से गुरुजी ने मेरा परिचय कराया कि ये मेरा दोस्त है, दोस्त कहते थे मुझे। तो बोले ये मेरा दोस्त है और सर्वेश त्रिपाठी नाम है इसका। तो फिर दोबारा जब कुंवर बेचैन जी मिले, तो कभी लोग आपस में मिलते हैं तो कुछ सुनाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने हमसे, कुंवर बेचैन जी ने मुझसे कहा कि सर्वेश तुम कुछ सुनाओ। तो हमने कहा सर हम नहीं लिखते हैं। बोले रे इतने अच्छे कवि और इतने बड़े कवि के साथ रहते हो, तुम लिखते नहीं हो, तुमको तो लिखना चाहिए। तो गुरुजी भी मुस्कुराए, बोले हम भी इनसे कहते हैं, लेकिन अब इनका नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं। फिर मैं जो है दिवाली की छुट्टी हुई तो मैं लखीमपुर चला गया। फिर मेरे मन में एक पंक्ति आई। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने एक लाइन लिखी है, कहिए तो आपको सुनाऊं। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो हमने कहा क्यों ये कहते हो तुम याद आते नहीं। तो गुरुजी बोले उधर से फोन पे, जब निकल कर कभी दिल से जाते नहीं। हमने कहा अरे ये तो कविता हो गई। बोले यही तो कविता है, और कविता कहाँ बनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कुछ लिखो। तो मैंने उस समय टूटे फूटे 2-3 गीत उसी छुट्टी के में लिख के दिए। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, अभी आपने लखीमपुर की कई घटनाओं के बारे में बातचीत किया। आपने बताया कैसे आपने भाई के साथ लखीमपुर पहुंचे, फिर लखीमपुर में आपका पहली बार कवि सम्मेलन में जाना हुआ, फिर कविताओं के प्रति आपका एक रुझान तैयार हुआ और आपने कई सर्कमस्टेंसेस कविताओं को लेकर बातचीत किया। लेकिन बात यह है कि लखीमपुर में एक भाषा चलती है इंगी उंगी। इस भाषा को लेकर के या लखीमपुर की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इंगे उंगे एक्चुअली क्या है, लखीमपुर में 3-4 प्रकार की भाषा है। हमारा जो मोहम्मदी का क्षेत्र है, इंगे उंगे उधर है, वो कन्नौजी से प्रभावित है, और बाकी हमारा पूरा अवध का है। और मुझे गर्व है, और मैं अभी एक अवधि सम्मेलन भी हुआ था, उसमें मैं गया भी था। तो एक ये एडिशनल भाषा है जो डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, अगर मैं पूछूं कि एक कवि के रूप में और खासतौर साहित्य के क्षेत्र में काम करते हुए आप क्या लिखना ज्यादा पसंद करते हैं? पद, गद, गीत, गजल, क्या चीज? एक्चुअली लिखना, मैं गीत भी लिखता हूं, गजल है, मुक्तक है, दोहे हैं, ये सब लिखता हूं। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, क्या आप अपना पसंदीदा कोई गीत हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं प्लीज? बिल्कुल सुनाऊंगा। कि भावनाओं में शोध पलता है, भावनाओं में शोध पलता है, एक अनायास क्रोध पलता है,
निर्णयों में हो जल्दबाजी तो मन में अंतर विरोध पलता है, मन में अंतर विरोध पलता है। और प्रेम क्या है कि कोई निग्रह की विषय वस्तु नहीं, यह दुराग्रह की विषय वस्तु नहीं, कोई निग्रह की विषय वस्तु नहीं, यह दुराग्रह की विषय वस्तु नहीं। कब कहाँ क्यों किसी से हो जाए, प्रेम आग्रह की विषय वस्तु नहीं, प्रेम आग्रह की विषय वस्तु नहीं। जैसे आई लव यू कह देते हैं ना, प्रेम तो आपको जानवर से भी हो जाता है, लेकिन आई लव यू कहाँ समझ पाते। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, एक चीज हमने देखा है कि सोशल मीडिया में जो ज्यादा छाए रहते हैं ऐसे कवियों का एक स्तर बन गया है, लोग उनको बुलाने लगते हैं। और क्या ये बड़े कवियों की वजह से छोटे और प्रतिभावान कवियों को अवसर नहीं मिल पाता है? क्या बड़े मंच पर बड़े कवियों के कब्जे की वजह से अनेक प्रतिभाओं का हास्य होता है, अनेक प्रतिभाएं समाप्त होती हैं? और सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कब्जे जैसा तो कब्जा तो नहीं कहा जाए उसको। हाँ, यह है कि थोड़ा बहुत उनका प्रभाव जरूर होता है। आदमी कहीं भी जाता है तो रेफरेंस से जाता है। अगर मुझे ही किसी को बुलाना है सपोज, तो वो कहता है कि भाई डॉक्टर साहब कोई अच्छा वीडियो हो तो आप भेज दो। तो अब उसमें रोल तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया तक भी पहुंचा देगा। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, आप फैज अहमद फैज की वो कविता तो आपने सुनी होगी जिसको लेकर अक्सर हंगामे हो जाते हैं। फिलहाल फैज अहमद फैज जो थे एक महान साहित्यकार थे, और वो जब पाकिस्तान चले गए, उसके बावजूद पाकिस्तान हो या भारत हो, समय समय पर उनके मुक्तक को बोल करके भारत में भी विवाद होते रहे और पाकिस्तान में भी विवाद होते रहे। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में एक पक्ष है जो, चाहे वो हम बात करें तो एक साहित्यकारों का पक्ष है जो सरकार की नीतियों के समर्थन में खड़ा होता है, एक पक्ष है जो सरकार के विरोध में खड़ा होता है, तो क्या ये माना जाए कि साहित्यकारों में भी अब हिंदू बनाम मुसलमान चलने लगा है, या ये पहले से ही था? मतलब ये हमें आज दिखाई पड़ा, लेकिन ये पहले भी ऐसा मंचों पे होता रहा है। नहीं, ये स्थितियां पहले भी थी। अब क्या है कि अब ये चूंकि कुछ लोग खाली भी बैठे हैं खुराफाती दिमाग के, तो वो ये सब करते रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनका जो मंच पे भी नहीं है, उनका कोई उद्देश्य भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो है कि हम जब कहीं नहीं आ रहे हैं तो हम कहाँ जाए फिर। तो वो इस प्रकार की भी चीजें करते हैं। बाकी यह है कि ये चीज पहले भी थी। और डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी, आपसे एक प्रश्न, बहुत समसामयिक प्रश्न है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने एक बयान दिया। कुमार विश्वास के उस बयान के बाद सीधे इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी। आपको ध्यान होगा कुमार विश्वास ने कहा था कि नाम में बहुत कुछ रखा है, लेकिन कुमार विश्वास के इस नाम वाले दृष्टांत को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी इस पर एक बड़ा कटाक्ष किया। तो आप इस पूरे विवाद को किस घटनाक्रम में लेते हैं? क्या इमरान प्रतापगढ़ी की मजबूरी थी, या इमरान प्रतापगढ़ी का स्वभाव ही ऐसा है और वो मंचों पे भी इसी तरह बोलते रहते हैं, या अपने समाज को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं और उसको अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए ऐसा बोल रहे थे? पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि अब वो ठीक है, वो चूंकि इमरान जी किसी एक पार्टी विशेष में भी हैं, तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित तो रहते ही हैं। बाकी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, घर भी आ चुके हैं मेरे। तो क्या है अब मैं यहाँ एक चीज और बीच में टोकूंगा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की मजबूरी है ये बोलना? अब ये तो इमरान बता सकते मैं कैसे बता सकता हूँ? अब ये तो पार्टी वाले, भाई हम तो किसी पार्टी में तो है नहीं। अब ये पार्टियों में उनकी क्या कार्यशाला हो रही है, क्या उनको बताया जा रहा है? एक विषय और है, कुमार विश्वास तो किसी पार्टी के नहीं है ना, फिर इमरान को जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, वो पार्टी में नहीं है, लेकिन यह है कि वो भी एक इंसान है, राम कथा करते हैं। तो अब
जो है, अगर वो बोल रहे हैं, हिंदुत्व के लिए भी बोल रहे हैं और कभी कभी निरपेक्ष होकर भी बोलते हैं, तो वो तो एक वक्ता है, वो कभी पक्ष में भी बोलते हैं, कभी विपक्ष में भी बोलते हैं, कहीं सही बात भी कहते हैं। तो अब ये तो वही लोग जान पाएंगे कि क्या आपस में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा। बड़े लोग हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, चूंकि आप लखीमपुर से आते हैं, ये पूरा अवध क्षेत्र है, लखीमपुर, बलरामपुर, गोंडा, अगर हम बात करें श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, ऐसे में लखीमपुर का ये कवि क्या अवधि पर भी काम कर रहे हैं? क्या अवधि पे भी आपने कुछ लिखा है अब तक? अवधि में रचनाएं ना के बराबर है। वैसे करना चाहिए मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा कठिन है क्योंकि अवधि का दायरा एक सीमित है, ये कह लिया जाए, तो इसलिए भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जब से एक अवधि सम्मेलन अभी हुआ, उसमें नेपाल के भी लोग आए थे, तो उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब जो है आगे हम जो भी लिखें वो अवधि में भी लिखें। डॉक्टर सर्वेश, अभी आपने कहा कि अवधि को लेकर के वो जागरूकता नहीं है और उसका उतने कवि दिखाई नहीं पड़ते हैं, लोग व्यवहार में ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा आपको, फिलहाल आप एक अच्छे कवि हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर रामचरितमानस, चाहे वो हिंदी और अवधी भाषा में है, वहीं पर रामचरितमानस तमिलनाडु में भी पढ़ी जाती है, तमिल में, केरला में, मलयालम में, कर्नाटका में, हर जगह उनकी ओन लैंग्वेज में रामचरितमानस उपलब्ध है। ये वो साहित्य है जिसको जितनी बार पढ़ते हैं आदमी को उतनी बार मजा आता है। आपने अगर कोई पुस्तक सर्वेश जी लिखी होगी और उस पुस्तक को आप मुझे देंगे, मैं एक बार पढ़ूंगा, बहुत अगर आपसे प्रेम हुआ और आपकी वो कविताएं मुझे प्रेरित करती हैं तो मैं 2 बार पढ़ लूंगा। लेकिन रामचरितमानस को लोग बार बार पढ़ते हैं और बार बार कुछ नया निकालते हैं, जिसकी रचना अवधि में हुई। विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, ये ऐसी चीजें हैं जो अवधि में लिखी गई और पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन लोग इसका पाठ करते हैं। किसी भी सामान्य हिंदी कविता से ज्यादा उसकी लोकप्रियता है। और खास तौर जब अवधि की बात करें तो अवधि के भी रफीक सायदानी से लेकर के बेकल उत्साही जैसे महान साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अवधि पर बड़ा काम किया है। आपने वो फिल्म देखी होगी विवाह, और विवाह फिल्म में जो गाने लिखे गए थे बेकल उत्साही ने लिखे थे, जो बलरामपुर के हैं और पद्मश्री प्राप्त थे, राज्यसभा के मेंबर्स भी रहे। बेकल साहब की जो रचनाएं रही उसमें लगभग वो अवधि का पूरा पुष्ट आपको मिलेगा। चुनमुनिया की बिटिया और ऐसे करके जो लोकल जो नाम होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको वो रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या अब भी आपको लगता है कि अवधि कमतर है आपकी दृष्टि से? अवधि को थोड़ा कम आंक रहे हैं? नहीं, कमतर नहीं कर रहे हैं शिव जी। कारण यह है कि नेपाल में तो दूसरे नंबर की भाषा है, नेपाली के बाद दूसरे नंबर की भाषा है, और हम लोग यहां भी चाह रहे हैं कि अवधि को सम्मान मिले। खड़ी बोली और अवधि भाषा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो हिंदी का अपभ्रंश नहीं है। अवधि को अवधि भाषा कहते हैं और खड़ी को बोली कहते हैं, खड़ी बोली। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, जैसा कि आप युवा कवियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, कवि कलश, जो कवि कुलदीप कलश, जो कि हमारे इस मंच पर आ चुके हैं, और जब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी मुझे दूर जाना है, ऐसी पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो उसमें भी आपने उनको नैतिक समर्थन दिया है, जमकर उनकी तारीफ की है, और उन्होंने भी लिखा है कि उसमें आपकी तरफ से उन्हें काफी सहयोग मिलता रहा। कविताओं को लेकर के, कविता की रचना को लेकर के आप लगातार ऐसे युवा कवियों के संपर्क में रहते हैं, उनको नैतिक बल देते हैं। आपको आपसे सिर्फ प्रश्न ये है कि कैसे जो युवा कवि हैं उनको मंच पर लाया जा सकता है और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं जो है, मैं आपको बताऊं मैं क्या कर रहा हूं। मैं 2015 से, मैं कवि बाद में बना हूं, मैंने लिखना बाद में शुरू किया है, और मैंने कार्यक्रम कराना और प्रोत्साहन देना पहले शुरू किया है। 1 जनवरी 2015 को हमने एक आरंभ नाम की संस्था बनाई, पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम रखा आरंभ, और उसमें हम नई प्रतिभाओं को लगभग 10 वर्ष से आज भी मौका दे रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं छोटे बड़े आयोजन होते रहते हैं। इधर 1 वर्ष से नहीं हुआ है कोई कवि सम्मेलन, अभी फिर होने वाला है, तो उसमें हम उनको सबको उचित सम्मान देते हैं।
और वो काम अनवरत जारी है। वो लगभग 10 वर्ष से चल रहा है, 50 कार्यक्रम हो चुके हैं छोटे बड़े उसमें अभी तक। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, चूंकि आप भी कविताएं रचना करते रहते हैं, आपके महान गुरु आपके साथ रहे तो आपने उससे सीखा भी, कई अच्छे कवियों के साथ आपने भी अपनी शुरुआत करी साहित्य जगत की। ऐसे में क्या कोई कविता आप कविताओं को या पद्य को, गद्य को, गजल को, गीत को आपने क्रमबद्ध तरीके से संकलित करके कोई पुस्तक लिखी है या लिखने की आगे कोई योजना है? हाँ बिल्कुल आएंगे। यह किताब हमारी थारू जनजात पे आ चुकी है, सभ्यताओं की प्रस्तावनाएं, थारू जनजात पे पुस्तक आई है, और अभी हमारी गीत की किताब आने वाली है, बहुत जल्दी आपको मिलेगी वो। आपका कोई गीत हो जो आपको अच्छा लगता हो, एक बार हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप? एक एक कर मेरे सारे बंधन टूट गए, बंधन टूट गए, एक एक कर मेरे सारे बंधन टूट गए, बंधन टूट गए, लिपियों से हलंत टूटे हैं, पतझर में बसंत टूटे हैं, लिपियों से हलंत टूटे हैं, पतझर में बसंत टूटे हैं, दसों दिशाएं ऐसे रूठी जैसे दिग दिगंत टूटे हैं, जैसे दिग दिगंत टूटे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दसों दिशाएं ऐसे रूठी जैसे दिग दिगंत टूटे हैं, जैसे दिग दिगंत टूटे हैं, उम्मीदों वाली आंखों से, उम्मीदों वाली आंखों से सावन टूट गए, सावन टूट गए, उम्मीदों वाली आंखों से सावन टूट गए, एक एक कर मेरे सारे बंधन टूट गए, सोच रहे थे जिसको अपना इन सूखी आंखों का सपना, सोच रहे थे जिसको अपना इन सूखी आंखों का सपना, अपने भाग्य लिखा कर आया रोना गाना और सिसकना, अपने भाग्य लिखा कर आया रोना गाना और सिसकना, मेरी नादानी में, मेरी नादानी में प्रत्यावर्तन टूट गए, मेरी नादानी में प्रत्यावर्तन टूट गए, एक एक कर मेरे सारे बंधन टूट गए, जो शब्दार्थ तुम्हारे होते वे भावार्थ हमारे होते, जो शब्दार्थ तुम्हारे होते वे भावार्थ हमारे होते, अन्योन्याश्रितता है ऐसी सब निहितार्थ विचारे होते, अन्योन्याश्रितता है ऐसी सब निहितार्थ विचारे होते, और घूर घूर कर तुमको सारे दर्पण टूट गए, घूर घूर कर तुमको सारे दर्पण टूट गए, एक एक कर मेरे सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यादों में है बस सब तिथियां, पर बदली है अब स्थितियां, यादों में है बस सब तिथियां, पर बदली है अब स्थितियां, जीवन के कोरे कागज पर
अंकित हैं पावन स्मृतियां, जीवन के कोरे कागज पर अंकित हैं पावन स्मृतियां। और चूड़ी की रखवाली करते, चूड़ी की रखवाली करते कंगन टूट गए, कंगन टूट गए। एक एक कर मेरे सारे बंधन टूट गए, बंधन टूट गए। सर्वेश जी, क्या कवियों को राजनीति में जाना ठीक है, या राजनीतिक बातें करना ठीक है, या कवि जब राजनीति में चला जाता है तो उसके बाद वो बात उस राजनीतिक दल की करने लगता है? इसमें मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने सुना होगा कि जब जेएनयू में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस पूरे विवाद के समय कई साहित्यकारों ने जेएनयू में लेफ्टिस्ट को समर्थन दिया था। और उस समय जो महान साहित्यकार थे, चाहे वो मुनव्वर राणा रहे हो स्वर्गीय, चाहे वो स्वर्गीय बेकल उत्साही जैसे लोग रहे हो, जिनको लेकर के पूरे भारतीय समाज में एक अलग सी श्रद्धा थी, वो लोग भी उस मंच को साझा कर रहे थे। खासतौर आश्चर्य तो तब हुआ जब बेकल साहब के नज्म को, गीतों को, गजलों को जब हम पढ़ते थे, सुनते थे, तो हमें लगता था कि इनसे बड़ा सेकुलर तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन जब वो लेफ्टिस्टों के साथ वहां बैठे, और चूंकि वो पॉलिटिकल भी रह चुके थे, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही थी, वो कांग्रेस को समर्थन देते थे, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में साहित्यकारों को जाने के बाद अपनी मौलिकता को बचा के रखना चाहिए? उन्हें किसी पक्ष में नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये प्रश्न है आपसे। देखिए, वो राजनीति के क्षेत्र में जाना नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो राज्यसभा का, जो मुझे जानकारी है, जहां तक, आप बड़े पत्रकार हैं, आप हो सकता इसमें मुझे करेक्ट करें, कि मुझे लगता है साहित्य, संगीत, कला से ही लोग जाते थे राज्यसभा में। उनका एक घोषित अघोषित कोई कोटा जरूर होता था, जिसमें ऐसे सारे बड़े लोग शुरू से और अब तक गए। बेकल उत्साही ने जेएनयू में जाकर के लेफ्टिस्टों के साथ बैठे थे, और वहां उन्होंने विरोध किया था। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती ना, समझिए आप, कि एक ऐसा साहित्यकार जो आइडियल हो समाज में, और उसके बाद में जा करके ऐसे नारे लगाने वालों के समर्थन में बैठे, क्या अटपटा नहीं लगता आपको? देखिए, ये अब वो कई बार क्या होता है कि हम वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, तो वहां पे कैसा वातावरण है, क्या है, अब ये तो उस समय की परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा उससे मतलब उसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता है, क्या है, अब ये तो वो लोग जान सकते हैं ढंग से। डॉक्टर सर्वेश, आप देख रहे होंगे कि इस समय बड़ा विवाद छाया हुआ है, और विवाद ये है कि जब हम विवाद की चर्चा करते हैं तो वो अब युद्ध, वैसे तो पक्ष और विपक्ष का सदैव चलता रहता है, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है एक दूसरे पर हमले करना, एक दूसरे की कमियां ना हो तो भी कमियां निकालना, बताना। फिलहाल दो ऐसे साहित्य क्षेत्र के लोग हैं, एक कवित्री है अनामिका जैन अंबर, और दूसरी एक भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह राठौर। उन्हें कवित्री तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो गीत गाया करती हैं, लोकगीत, और उसमें वो अक्सर हमले करती रहती हैं सरकारों पर, चाहे वो दिल्ली, और चुनाव आने से पहले उनका काबा जरूर आ जाता है, जिसके विरोध में अनामिका जैन अंबर भी अपना। दोनों साहित्यकार के अपने अपने विजन है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये युद्ध जब दरबारी और अनेक ऐसे अलंकारों से जब प्रस्तुत होना शुरू होता है, कि जब दरबारी कवि की बात आ जाती है, तो दरबारी कवि की बात आ जाती है, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध उचित है? क्या आपको लगता है कि अब जो साहित्य का क्षेत्र है, वहां भी तलवारें अब बड़ी तगड़े से निकल चुकी हैं, अब कोई भी किसी की बात बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं? अगर कुछ गलत हुआ तो अनामिका भी बोलेंगी, और अगर कुछ नहीं है और काबा काबा आया तो उसका जवाब भी अनामिका देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं अब इसमें इस युद्ध की जरूरत तो नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं दोनों लोग। मुझे तो, मैं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों की जरूरत है, और इसके अलावा भी हमको जो है लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर हम अपना काम करें। और भी कवित्रियां हैं, और भी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और उनको, नेहा सिंह राठौर को कवित्री न माना जाए। अगर डॉक्टर सर्वेश हम बात करें कि साहित्य के क्षेत्र में आप सबसे बड़ा चेहरा किसको मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चेहरा क्या चीजें अलग अलग होती हैं।
जैसे आप कहें कि सबसे अच्छा नेता कौन है, तो उसका कोई एक सटीक उत्तर नहीं हो पाएगा। आप बड़े किसको मानते हैं? आपके नजरिए से कौन बड़ा है? जो बड़ा पेमेंट ले रहा है वो बड़ा है, या जिसको साहित्य जगत रिकग्नाइज कर रहा है वो बड़ा है? हम तो कबीर को बड़ा मानते थे, अभी भी मानते हैं, तुलसी को बड़ा मानते हैं। डॉक्टर सर्वेश, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र के लोगों का भी मन विचलित होता है जब दिक्कतें आती हैं। अभी बीच में विवाद शुरू हुए, औरंगजेब की महिमा मंडन किया जा रहा था, औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू हुआ, राणा सांगा पर बड़ी अभद्र टिप्पणियां करी गई संसद के अंदर। इन सब को लेकर के आपको क्या लगता है कि ऐसी टिप्पणियां जो की गई वो उचित थी या अनुचित थी? और एक कवि की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही जो आक्रांता है वो तो है ही है। अब उसमें जो है उसको उसकी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती है, पर हम लोग लिखते भी हैं उनके सबके खिलाफ भी, लिखना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं उसके पक्ष में तो नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जैसा कि मेरी जानकारी है कि समाज में लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कवि है, कोई आप जैसा डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का और प्रोफेसर है, लेकिन सभी को इस देश की सारी चीजों से मतलब है। ये समाज के अंग हैं और समाज के अंग होने के नाते राजनीति से सभी तरह के लोगों का बहुत गहरा नाता है। देश में कानून बनाना, देश के नियम बनाना, देश में सारी चीजें करना, तो राजनीतिक क्षेत्र का भी प्रश्न आपसे बनता है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा कि गौशाला से जो गोबर है उससे दुर्गंध आती है। इसको लेकर बड़ा बवाल मचा। सत्ता पक्ष के योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनकी टीम के प्रवक्ताओं ने जमकर हमला करना शुरू किया अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दिया। फिलहाल वो जिस कंटेस्ट में कह रहे थे उसमें वो भ्रष्टाचार के दुर्गंध की चर्चा कर रहे थे, जिन्हें लोगों ने गोबर के दुर्गंध और गाय के गोबर के दुर्गंध की चर्चा शुरू कर दी। इसको आप कैसे लेते हैं? क्या ऐसा बोलना चाहिए था अखिलेश यादव जी को, या ये उनके लिए उल्टा हो गया कुछ? एक्चुअली क्या है, ये नेता लोगों की बात को अगर हम लोग सोचने लगेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है और उसका जवाब भी जो है विपक्ष देता है। हम लोग अगर उसका जवाब देने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हमें नहीं देना चाहिए और हमें उसको जो है पॉलिटिकल स्टंट ही समझना चाहिए। उसमें गौ से बदबू आ रही है या ये आ रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। डॉक्टर सर्वेश, एक चीज है कि पहले हम मंचों पे देखते रहे हैं, 2014 से पहले अक्सर मंचों पे मनमोहन सिंह से लेकर के एक सुनील जोगी और कई हास्य कवि हैं जो मंचों पर खूब सरकार की फजीहत करते थे और उनको लेकर के तरह तरह के ऐसे हास्य कविताओं को प्रस्तुत करते थे देश के सामने। लेकिन अब ये 10 सालों में देख रहे हैं कि ऐसा सरकार को लेकर के, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, हम संपत शरण की बात करें वो भी करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, फिर चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा और भी ऐसे कई मुद्दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बनस्पत मनमोहन सरकार से इस सरकार में कवियों द्वारा सरकार को कम घेरा जा रहा है, या सरकार ने काम कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, या सरकार काम नहीं कर रही है? तो देखिए ये बात जो है ये शुरू से हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है कि अब थोड़ा सा या तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन होने लगा है ज्यादा। मैं आपको बताऊं, ये लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं। गुरुजी ने हमारे बीपी सिंह के सामने कहा था, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो पहाड़ लो राजा, हम अभागे सवर्ण है मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। रविंद्र ने बीपी सिंह के सामने पढ़ा था। अब होता तो अरेस्ट हो जाते तुरंत। प्रधानमंत्री के सामने कौन पढ़ देगा भाई, किसी की क्षमता है अभी? तो अब ये है कि या तो कोई मतलब उन लोगों को तब स्वतंत्र किया गया। कवियों में छूट रहती है साहब, तो बहुत कुछ बोलते हैं लोगों को, और कभी ऐसा एक्शन कवियों में एक्शन नहीं देखा। हाँ, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा हम लोग भी कवियों पर एक्शन कभी नहीं देखा, मनमोहन सरकार में नहीं, वो एक्शन नहीं, लेकिन अब कोई बोल भी नहीं रहा है। क्या इसका माना जाए कि बदल रहा है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो जरूर बदल रहा होगा, तभी हम लोग जो है उतना मुखर नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर सर्वेश, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि योगी सरकार में कुछ कमियां हैं? कोई आलोचनात्मक विषय ऐसा जो आपको लगता है कि योगी सरकार गलत कर रही है? देखिए, सरकार में आलोचना जैसा तो कुछ अभी नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा।
हाँ, ये है कि कुछ कुछ उसमें सुधार जरूर होने चाहिए, जैसे रोजगार की बात है, या गौशालाएं बनवानी चाहिए। किसान सब थोड़ा, हम लोग भी जो है उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो रात रात जगना पड़ता है लोगों को। डॉक्टर सर्वेश, जैसा कि मैं जानता हूं कि एक कवि करुणामय होता है, संवेदनशील होता है, एक कवि जो समाज के प्रत्येक अंग से उसका वास्ता होता है, समाज के जो क्रियाकलाप होते हैं, समाज में घटी घटनाएं होती हैं, उन्हीं से वो अपनी रचनाओं को लिखने का काम करता है, अपनी रचनाओं को एक नया निर्माण देने का काम करता है, और फिर चाहे वो अच्छी चीज हो तो उस खुशी को बहुत जाहिर करता है। अगर कोई घटना घटती है, चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे वो कोई और घटना हो, तो उस पर भी अपनी वो भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को अपने काव्य के माध्यम से समाज के सामने प्रकट करने का काम करता है। लेकिन बात यह आती है कि अभी एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, वक्फ संशोधन के बाद आपने देखा कि किस तरह पूरे देश के अंदर इसको लेके बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन बयानबाजी तो ठीक है सर्वेश, लेकिन जब वक्फ संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 300 से अधिक हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ता है, उनके परिवार की बेटियों को, माताओं को के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उन्हें पलायन करके बिहार में और फिर असम में शरण लेना पड़ता है। और इस हिंसा को आप कैसे देखते हैं कवि के रूप? बिल्कुल होता है, बहुत ही दुखद है। इसमें केंद्र सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए राज्य सरकार के खिलाफ, और कुछ भी हो, पलायन तो नहीं होना चाहिए। और 300 परिवार अगर पलायन कर गए तो बहुत दुखद है। और क्योंकि सबके सब अपने लोग होते हैं, सबके रिश्तेदार, सबकी भावनाएं, सबकी संपदा, किसी घर को छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। डॉक्टर सर्वेश, आप तो मैनेजमेंट गुरु हैं, क्या कविताओं में भी कोई मैनेजमेंट का कोई फार्मूला अपनाया आपने? देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। मेरे से लोग मजे लेते हैं, तो वो कई बार आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हो। तो मैं कहता हूँ, दादा मैं कभी बनना चाहता हूँ, मुझे मैनेजर हूँ तो ठीक है, मैं कभी बन जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो मेरा प्रयास यही है कि जो है मुझे लोग कभी समझे। मैनेजर तो ठीक है, सब बहुत मैनेजर है, बहुत लोग सब कर ही रहे हैं अपना काम, लेकिन मेरे जीवन की सफलता तब होगी जब मैं कभी बन जाऊंगा। अच्छा, लखीमपुर से बड़े कवि कोई निकल कर गए आपके? अरे बहुत बड़े बड़े, बंशीधर शुक्ल जी गए, और ब्रजेंद्र अवस्थी जी गए, डॉक्टर राहुल अवस्थी आज की डेट में है। डॉक्टर सर्वेश, आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी तैयार करते हैं, फिर उनको देश की सेवा में लगाते हैं, इस पूरे काम में दिन रात आप मेहनत करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया में आप समय कैसे निकाल पाते हैं? कैसे निकालते होंगे आप समय कविताओं के लिए, रचनाओं के लिए? देखिए, क्या होता है कि ये हमारी रुचि है, और रुचि अपने लिए समय निकलवा ही लेती है। हम कभी आपस में मनोविनोद में कहते हैं ना, ये बुराई है, और बुराई अपने लिए टाइम निकाल लेती है। तो ये तो हंसी की बात है, ये हमारी रुचि की बात है। हम जब चार लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते सुनाते हैं, और जो है वैसे भी भाई कभी कोई, जैसे आपने कहा, कोई घटना हो गई, या बहुत सारी चीजें हमारे दिल को भी छूती हैं, तो कभी हम उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी किसी ने कोई कठोर बात कह दी, तो मन में आती है चीजें। तो कविता क्या है, वियोगी होगा पहला कवि। डॉक्टर सर्वेश, आप एक अच्छे कवि हैं, आपको लोक व्यवहार की पूरी जानकारी है, और चूंकि आप युवाओं को अक्सर प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो क्या आप लाइव यूपी न्यूज 24 के इस मंच के माध्यम से युवा कवियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मंच के माध्यम। देखिए, बिल्कुल देना चाहेंगे। क्या है कि जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी यात्राओं में भी होते हैं, मंच पे भी होते हैं, या श्रोता के रूप में होते हैं। तो उसमें क्या है कि वो अगर मतलब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। जैसे मेरी भतीजी ने एक बार मुझसे कहा कि चाचू जो है, मुझे कविता सिखा दो, मुझे कविता लिखनी है। तो मैंने कहा, देखो ऐसा है, पहले तुम पढ़ाई करो। तो मैं उन नए लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी वो लिखें ना, पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, ये चीज अपने आप आ जाएगी। ये रुचि कब अपने आप के अंदर प्रवेश कर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, इसको रोकना है।
आप जब कुछ बन जाओगे उसके बाद कवि तो बन ही जाओगे आप। तो मैं यही कहूंगा उसे, पढ़ाई लिखाई करें, हाँ कवियों को पढ़ें, सुने, और थोड़ा सा अब जो हाई स्कूल में पढ़ना है उसके लिए तो यही है, हाँ ग्रेजुएशन में है तो उसके लिए कोई और राय भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत आभार आपके, आपका इतना बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, उसने मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाँ जी बोलिए, जी 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 ऐसे करके। जी 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 हाँ 20-25 शुरू करें। तो ये थे डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी। फिर से तो ये थे डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी जिन्होंने हमसे बातचीत किया कवियों को लेकर के। मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे वो कवियों के बीच में अनबन की बात हो, युवा कवियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके अलावा उन्होंने कई बातें बड़ी बेबाकी से कह दी। उन्होंने इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया कि कुछ मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन वो कविता की साधना में दिन रात लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी अब युवा कवियों को अक्सर प्रोत्साहित करते रहते हैं, नैतिक बल देते रहते हैं। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि अगर आप दान नहीं कर सकते हैं, धन नहीं है, तो आप कम से कम लोगों का उत्साहवर्धन करिए। इसको भी एक ईश्वर की सेवा कही गई है। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी खुद तो एक कवि के रूप में रचनाओं का प्रतिपादन करते ही हैं, रचनाएं लिखते ही हैं, लेकिन वो युवा कवियों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। फिलहाल हमारे मंच पर आकर के हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी का लाइव यूपी न्यूज 24 आभारी है। देखते रहिए, फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। थैंक यू वेरी मच।